नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पिछले 10 सालों में बीजेपी ने देश को विपक्ष मुक्त कराने की काफी कोशिशें की, लेकिन उसकी ये कोशिश अब पूरी तरह नाकाम होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की एकता और ताकत एक बार फिर संसद भवन में दिखाई देने लगी है और कल आपने देखा कि कैसे विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी लेकर हाथ में लेकर संसद पहुंचे थे और मोदी सरकार को एक तरह से चेतावनी दी थी कि आपको संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप ही काम करना होगा। और आज इस चेतावनी का एक अलग ही अंदाज संसद में देखने को मिला। आज विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दूं कि अब तक लोकसभा में के सुरेश का जब नाम आता है तो के सुरेश विपक्ष की तरफ से हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। और के सुरेश ये दिखाई दे रहे हैं आपको। के सुरेश का नामांकन तब दाखिल होता है जब पता चलता है कि ओम बिरला एनडीए की तरफ से अपना नामांकन दाखिल करते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे और इसकी तमाम गाथाएं जो हैं, कथाएं जो हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी पुरानी बातें। अब तक लोकसभा में स्पीकर पद के लिए सभी दलों के बीच सहमति से नाम तय होता रहा है। केवल पहली लोकसभा के लिए 1952 में 1952 में जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच चुनावी मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में जीवी मावलंकर के पक्ष में शंकर शांताराम मोरे ने वोट डाला था और 394 वोट मिले थे जीवी मावलंकर साहब को, जबकि 55 वोट पड़े थे शांताराम साहब को। इसके बाद इमरजेंसी के वक्त 1976 में स्पीकर के लिए बलिराम भगत बनाम जगन्नाथ राव के बीच चुनाव हुआ और वो चुनाव उसको काउंट नहीं किया जाता है जनरली, क्योंकि वो इमरजेंसी का वक्त था। तो एक जो शुरुआती 1952 की कहानी बार बार दोहराई जाती है। लेकिन अब मोदी के तीसरे कार्यकाल में अगर पिछला 2 याद कर ले तो तीसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, क्योंकि मोदी ने सब कुछ जानते समझते हुए भी विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश नहीं की। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा था और स्पीकर के लिए अपनी सहमति की बात की थी, लेकिन मोदी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया और अब विपक्ष भी न झुकने वाला है और न ही पीछे हटने वाला है, यह साफ दिखाई दे रहा है। और उसने ओम बिरला के मुकाबले के सुरेश का नाम आगे बढ़ाया है। अब कल 11 बजे चुनाव होगा, तब पता चलेगा कि मोदी सरकार का भविष्य कैसा होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। अगर खुद बीजेपी को देखा जाए तो 240 सीटें हैं बीजेपी के पास और उसे जेडीयू और टीडीपी के सहारे आगे बढ़ना है। वहीं बीजेपी के भीतर भी क्या मोदी को लेकर एकजुटता है, यह भी कल पता चल जाएगा। कुल मिलाकर कल का दिन काफी दिलचस्प रहने वाला है। वहीं आज का दिन भी कम दिलचस्प नहीं था। आज सुबह सुबह सबसे पहले राहुल गांधी का एक बयान सामने आता है, जिसमें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को लेकर के राहुल गांधी बयान देते हैं। ये जरा सुन लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी यहां जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। ओथ लेते वक्त राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि चारों तरफ तालियां बजने लगी, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बाइट को सुनते हैं जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा हो रही है। सुनिए। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये
तो यहां से शुरुआत होती है दोस्तों। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कल शाम फोन आया था खड़गे साहब के पास, किसका? तो वो थे राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, पहले भी थे अभी भी हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आता है खड़गे साहब के पास। खड़गे साहब कहते हैं कि ठीक है, हम आपको समर्थन देंगे, आपके स्पीकर को समर्थन देंगे जिसका नाम आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप डिप्टी स्पीकर का पद हमें दीजिए, यानी इंडिया गठबंधन या विपक्ष कहें तो विपक्ष को दीजिए। इन्होंने कहा, किसने? तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ठीक है, कॉल बैक करता हूं। और जब तक राहुल गांधी अपना बयान ये दे रहे हैं, सुबह की बात है, 11 बजे की बात, और तब तक कोई कॉल नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया। 11:50 पर पता चलता है कि ओम बिरला साहब गुपचुप तरीके से राजनाथ सिंह और तमाम लोगों के साथ नामांकन दाखिल करते हैं। इसके बाद आनन फानन में इंडिया गठबंधन भी तय करता है कि हम भी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, और के सुरेश जो केरला से सांसद हैं और 8 बार के सांसद हैं, जिनके बारे में प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही थी, देखिए ये चेहरा आप देख लीजिए, और इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब लड़ाई कल सुबह 11 बजे की है। तो ये कहानी, छोटी कहानी अभी आप तक हम रख रहे हैं, आपने इसमें से बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन इसके आगे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और चीजें आप तक रखना चाहता हूं। आज सांसदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी रहा कल की तरह दोस्तों, और उस सिलसिले में आज कल भी कई सारे अनूठे नज़ारे आपको देखने को मिले होंगे। आज भी बहुत सारे नज़ारे देखने को मिले, खासकर आज तब जब राहुल गांधी शपथ लेने के लिए आए। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में शपथ ली वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी न सिर्फ आसंदी पर विराजमान प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाते हैं, बल्कि पीछे खड़े हुए एक शख्स उनसे भी हाथ मिलाते हैं। पहले राहुल गांधी इस संविधान को देखिए और उनको सुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर सुनिए। श्री राहुल गांधी I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. तो यहां जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे। राहुल गांधी हाथ मिलाते हुए, हाथ आगे बढ़ाते हुए और उसके साथ साथ संविधान दिखाते हुए, जय संविधान के नारे बुलंद करते हुए यहां राहुल गांधी नजर आए, आप देख रहे हैं। और ये एक अलग तस्वीर आज की थी, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर। राहुल गांधी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी आए हुए थे और दर्शक दीर्घा में ये दोनों मौजूद थे। और जैसी चर्चा है कि जल्द ही प्रियंका गांधी भी इस सदन में दिखाई देंगी, आप सब जानते हैं। ये देखिए तस्वीर, आज ये सब पहुंचे थे राहुल गांधी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए, और विपक्ष को ताकत देंगी जब, और क्योंकि अब अभी आज की तारीख में 543 नहीं यानी 543 नहीं बल्कि 542 सांसद हैं अभी सदन में, क्योंकि वायनाड की सीट से राहुल गांधी ने त्यागपत्र दे दिया है, उस सीट को छोड़ दिया है और अपने पास रायबरेली की सीट रखी है। तो अभी जो भी चर्चा होगी वो 542 की होगी, जब तक कि 543वें सीट पर वोटिंग ना हो जाए और काउंटिंग ना हो जाए, रिजल्ट उसकी घोषणा हो जाए। प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं। वैसे आज जब राहुल गांधी शपथ लेने के लिए गए तो भारत जोड़ो के नारे आपने देखा ही, और अखिलेश यादव भी शपथ लेने गए, तब भी
वहां एक अलग तरह का माहौल था। इकरा हसन हो, अवधेश प्रसाद हो, ये तमाम नेता और कई तो अवधेश प्रसाद जब पहुंचे तो अवधेश प्रसाद ने भी लोगों से मुलाकात की और आसंदी पर बैठे इनके पीछे खड़े महानुभावों से भी उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि अगर आपसे नहीं मिलाऊंगा हाथ तो फिर समाजवाद कैसे जिंदा रहेगा। यह अवधेश प्रसाद कहते हुए नजर आए थे। अभी देखिए अवधेश प्रसाद चढ़ रहे हैं मंच पे। तो ये सब कुछ था, एक अलग तरह का माहौल यहां पर। विपक्षी नेता जो हैं वो एक अपना मजबूत इरादा यहां पर दिखा रहे थे जब ये शपथ ले रहे थे। इंडिया गठबंधन के इन सांसदों ने शपथ ग्रहण के बाद जय हिंद से लेकर जय संविधान और जय बाबा साहब के जो नारे लगाए हैं उनसे समझा जा सकता है कि इस बार विपक्ष किन इरादों के साथ सदन पहुंचा है। क्या विपक्ष के संविधान बचाने वाले इन मजबूत इरादों के आगे टिक पाएंगे नरेंद्र मोदी, और क्या कर पाएंगे अपने मन की बात, जो बात ये करते आए हैं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन इन सवालों के साथ साथ कल से लेकर आज तक क्या इंडिया ने एनडीए के खेल को बिगाड़ दिया है? आइए जरा अवधेश प्रसाद को देखना सुनना जरूरी है। जब अरुण गोविल शपथ लेने गए तो सबने इधर से कहा अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद, अवधेश पासी, अवधेश पासी के नारे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि अरुण गोविल आप याद कीजिए रामायण सीरियल के राम थे और अवधेश प्रसाद कहां से जीत के आए हैं? उसी अयोध्या से, जहां राम की चर्चा, जिसको राम की नगरी कहा जाता है। लेकिन उसी राम की नगरी, उसी राम मंदिर से पानी टपक रहा है। वहां के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि ये पहली ही बारिश में पानी टपक रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों यहां पे, और इन सब की चर्चा, इन सब की जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है, और अगर इन लोगों के शब्दों में कहें तो हमारा धर्म बनता है। तो उस धर्म को हम निभा रहे हैं और जरूरी भी है। चलिए, लेकिन अवधेश प्रसाद को पहले सुन लेते हैं, देख लेते हैं। और वो सेंटेंस सुनना बहुत जरूरी है अवधेश प्रसाद का, जहां वो कह रहे हैं कि समाजवाद कैसे जिंदा रहेगा। सुनिए जरा, देखिए। श्री अवधेश प्रसाद। मैं अवधेश प्रसाद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहें। वीरांगना उदा देवी अमर रहें। महाराजा बिजली पासी अमर रहें। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। पीडीए जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। उनका संविधान जिंदाबाद। जी आइए, तभी असली समाजवाद आएगा। आइए आइए और हाथ मिलाते हैं तभी असली समाजवाद आएगा। ये बात छोटी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि सब समान हैं और हाथ मिलाने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। ये यहाँ दर्शाते हुए, दिखाते हुए अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से जीत कर आए हैं, अयोध्या से, और यहीं से एक परेशानी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ से आगे पप्पू यादव जो निर्दलीय जीत के आए हैं, सीधी चुनौती आज दे रहे थे पप्पू यादव। केंद्रीय कार्य मंत्री, नए नवेले बने हैं, आप जानते हैं उनको। और लेकिन पहले पप्पू यादव को, माफ करें, संसदीय कार्य मंत्री, और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा समय आप लोगों का ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण है कुछ चीजों को आज आपके सामने रखना। सुनिए। श्री राजेश रंजन
alias Pappu Yadav. प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश वैसे वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, धन्यवाद, भीम जिंदाबाद, we are concluding. संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी ठीक है। सो आई टेल मी, ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं, ये मत बताइए। श्री अब्दुल किरण रिजिजू को पप्पू यादव पाठ पढ़ा रहे थे कि 4 बार इंडिपेंडेंट जीत के आया हूं और ये आप मुझको मत सिखाइए कि कहां कितना क्या बोलना है। रीनीट हैशटैग रीनीट की टी शर्ट के साथ ही आए हुए और ये अपनी बात रख रहे थे। टोका टाकी आसंदी से लेकर किरण रिजिजू तक उनको ये बताते हुए, पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। अभी आप सुन रहे थे पप्पू यादव को, बहुत महत्वपूर्ण। और यहां बात सिर्फ ओथ की नहीं है, यहां से अब अगली सीढ़ी पे चलिए जहां पर और बातें होंगी, जहां ये होगा हमको सिखाइएगा। ये इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कहानी यहां से शुरू होती है। चलिए पहले लेकिन आपको ले चलते हैं हम हमारे तमाम साथियों के बीच जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे हेमंत कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। पप्पू यादव मैथिली में शपथ ले रहे थे और उसके बाद इन्होंने जो बातें कही और सीधा किरण रिजिजू की तरफ कि हमको सिखाइएगा क्या होता है सांसद, क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए। यहां से एक तो शुरुआत होती है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि यही बात तो इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि हमको सिखाइएगा, क्योंकि कल आप फोन करते हैं और कहते हैं कि हम फोन करेंगे आपको, और अभी तक आपका फोन नहीं आता है। चुपचाप जाके ओम बिरला साहब को आप उनका नामांकन करवा देते हैं और अभी तक आप एक बात नहीं कहते हैं, कहीं कुछ नहीं, एक शब्द नहीं कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के आगे करने क्या जा रहे हैं। वो पद आप उस पर आप चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए। कैसे देखा जाए हेमंत कुमार जी? धन्यवाद राजीव जी। जो कुछ हो रहा है उससे तो ये साफ लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि सहमति से सब कुछ होना चाहिए और सहमति का लोकतंत्र में बहुत महत्व है, लेकिन यह कैसे ही सहमति की राजनीति है जिसमें सिर्फ आप लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। आपने लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के जो सहमति बनाने की कोशिश की तथाकथित तौर पर, उसका वो सब कुछ सामने आ गया। लग रहा था कि जैसे कि आप विपक्ष को एक तरह से सरेंडर करवाना चाहते हैं कि हमने जो तय कर दिया है उसको आप मान लीजिए, बाकी चीजें उस पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। अरे भाई, जब आप लोकसभा अध्यक्ष के लिए आप सहमति बनवाना चाह रहे थे तो आपको तो चाहिए था कि उपाध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा हो जाती। आप कहते कि ठीक है, आप अपना उपाध्यक्ष जब चुनाव होगा तो हम विपक्ष के उपाध्यक्ष को समर्थन देंगे, इसी की घोषणा करनी थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बारे में जो ऑफिशियली जो डिक्लेयर करने के लिए कौन आए थे, तो ललन सिंह आए थे। उनको आगे किया गया कि जाकर के उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शर्तों पर नहीं चलता है। ललन सिंह का आज ये एक तरह से वो ये प्रवचन दे रहे थे कि लोकतंत्र शर्तों पर नहीं चलता है। तो शर्तें कौन थोप रहा था? शर्तें तो सत्ता पक्ष की ओर से थोपी जा रही है। तो जो कुल मिलाकर के जो एक तरह से सहमति की जो बात हो रही थी कि सहमति बना करके चलेंगे, लेकिन ये जो पूरा जो उसका मैसेज आ रहा है उससे ये लग रहा है कि ये सहमति नहीं बनाना चाहते हैं।
लग ये रहा है कि ये निरंतरता का संदेश देना चाहते हैं कि हमारा ये लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। चुनाव में लगे झटकों को ये कबूल करने को तैयार नहीं है। जनता का जो जनादेश था इनके खिलाफ उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि एक तरह से अहंकार झलक रहा है, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का हो या प्रधानमंत्री जी का हो या जेपी नड्डा साहब का हो। नड्डा साहब आप आज क्या भाषण दे रहे थे कि कैसे गिना रहे थे कि राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कहां विपक्ष की जो सरकारें हैं वहां अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद विपक्ष ने अपने पास रखा हुआ है। तो ये उदाहरण देकर के आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद आप विपक्ष को नहीं देने जा रहे हैं। 2019 से लेकर के 2024 तक आपने पूरे कन्वेंशन को एक तरह से ढका बताया। आपने उस पर कोई ये कोशिश नहीं की कि हाँ ये चीज, आपने तो लोकसभा में नेता विपक्ष का भी ओहदा नहीं दिया, उपाध्यक्ष की तो बात छोड़ ही दीजिए। आपका मकसद ये था कि हिंदुस्तान को विपक्ष मुक्त बनाना है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी इसी मोड में है। उनके तमाम बड़े नेता जो हैं वो इसी तरह की सोच से गाइड हो रहे हैं कि विपक्ष को कोई तवज्जो न देना है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि विपक्ष आज की तरह वो 2019 वाला या 2014 वाला विपक्ष नहीं है। विपक्ष ने अगर अपना उम्मीदवार उतारा है और उसके बारे में किरण रिजिजू ने कह दिया कि ये शर्मनाक है, ये कैसे शर्मनाक हो गया भाई? आपने सहमति बनाने की कोशिश करने की बात की, लेकिन आपने सहमति बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि प्रधानमंत्री जी सहमति बनाना चाहते हैं, बीजेपी सहमति बनाना चाहती है। लेकिन आपने अपना उम्मीदवार एक तरफा घोषित किया, आपने उनका नामांकन करवाया। तो यह विपक्ष की जवाबदेही थी कि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार लेकर के आए। आपने खड़गे साहब को फोन करने की बात कही थी, ये राजनाथ सिंह जी ने उनका फोन उलट करके उन्होंने फोन नहीं किया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप सहमति की राजनीति सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, सहमति के रास्ते पर चलना नहीं चाह रहे हैं, एक तरह से टकराव की कोशिश में जा रहे हैं। अखबारों का आज का हेडलाइन देख लीजिए, उसमें क्या क्या खबरें हैं, कैसे वो खबरें आ रही है कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, नखरे न करे, संसद नखरे की जगह नहीं है, या क्या मतलब है ये? इस तरह का जो हेडलाइन है ये क्या दिखाता है? ये सरकार का जो अहंकारी रवैया है उसी रवैये को दिखा रहा है। और जो पप्पू यादव के साथ जो जिसकी चर्चा आपने की, पप्पू यादव वाला जो मसला है, तो पप्पू यादव ने तो बहुत कुछ कहा नहीं, आप उसको चुपचाप सुन भी सकते थे। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग किस्म के नारे लगाए, किसी ने संविधान जिंदाबाद कहा, किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद कहा, किसी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। चलिए, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है तो आप इतना टॉलरेट कर। एक ने तो हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नारे लगाए, एक ने तो हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नारे लगाए। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा, लेकिन सब अपने हिसाब से कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र, जय फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच का जो मामला है उस पर अगर वो कह गए, हालांकि वो भी यहां नहीं कहना था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंदू राष्ट्र की, आप संविधान की कसम खा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तब वहां टोका टाकी नहीं, तब वहां विपक्ष अपनी बात रख रहा है। लेकिन जब ये अपनी बात रख रहे हैं तो ये यहां शिक्षा दे रहे हैं किरण रिजिजू। इसीलिए नाराज दिखे पप्पू यादव की 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाएंगे, और 4 बार निर्दलीय जीत के आए हैं। आप कृपा पे जीत के आए हैं और मैं किसी की कृपा पे नहीं जीत के आया हूं, ये पप्पू यादव कह रहे थे। हेमंत जी, ये दिखाता है कि जो इंटॉलरेंस जो है, इंटॉलरेंस किस लेवल का है कि कोई सांसद जो कुछ कह रहा है तो उसकी बात को आप सुने। आपको अगर कुछ लगता है कि गलत हुआ है तो आप, जब आपकी बारी आए तो आप उस बात को, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ अनर्गल बात वो नहीं कह रहे थे जिसको लेकर के टोका टाकी हो। तो ये है ऊपर से नीचे तक असहमति की जो पूरी तरह से ये जो पूरा ये उनके विचार जो है उनके भीतर में बात सहमति की करते हैं, लेकिन आप असहमत आवाजों को सुनने को तैयार नहीं है। ये पहले से होता आ रहा है। आपने असहमति के तमाम आवाजों को बंद करने की कोशिश पूर्व में की है, और अभी भी ये लग रहा है कि आप बात तो सहमति कर रहे हैं, लेकिन सहमति बनाने के बदले में आप कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप आज कह रहे हैं कि विपक्ष ने शर्मनाक ये निर्णय लिया है। क्या चुनाव लड़ना शर्मनाक निर्णय है? क्या ये लोकतंत्र? आप जिन शब्दों को ये यहां ओम बिरला साहब ने स्पीकर रहते हुए
असंसदीय करार दिया। आप किसी को करप्ट नहीं कर सकते हैं। आप किसी के बारे में आरोप की बात नहीं कर सकते। आप ऐसे ऐसे शब्दों को आपने असंसदीय करार दिया जिसको लेकर के लोकतंत्र में कोई बातचीत ही नहीं हो सकती है। तो आपत्ति तो ओम बिरला के सवाल पर होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष को तो सबसे पहले ओम बिरला के सवाल पर आपत्ति करनी चाहिए थी कि ओम बिरला के स्पीकर रहते हुए इस देश के लोकसभा में जितना अलोकतांत्रिक व्यवहार हुआ है विपक्ष के साथ, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं, आप अपना उम्मीदवार बदलिए, तब आपके साथ हम सहमत होंगे। ओम बिरला की उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा होना चाहिए था। आपने 140 सांसदों को उठाकर बाहर फेंकवाया। आपने 40-45 मिनट तक राहुल गांधी जैसे लोग वक्ता को वो बोल रहे थे और उनके ऊपर कैमरा नहीं था, 2-3 मिनट बाद कैमरा था। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं जिसके जरिए लगता है कि ओम बिरला साहब बिल्कुल अलोकतांत्रिक रवैया अपनाते हैं विपक्ष को लेकर के, और वो एक पार्टी के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, मोदी जी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसके तरफ खड़े रहते हैं। तो सवाल तो विपक्ष को उठाना चाहिए था कि ओम बिरला जी की उम्मीदवारी छोड़कर के बाकी किसी की उम्मीदवारी दीजिए, हम लोग आपके साथ सहमत है। लेकिन चलिए, विपक्ष ने नहीं उठाया इसको। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो 2019 से लेकर 24 तक उपाध्यक्ष का पद खाली रखा। अब जब मौका आया है तो आपको तो कम से कम प्रोटेम स्पीकर के समय ही आपने उसमें अड़ंगा लगाया, और उसके बाद जब उपाध्यक्ष की बात आई तो उसको खारिज कर दिया, और आप कह रहे हैं कि सर्वनाक है। तो मुझे लगता है कि ये सहमति नहीं बनाना चाहते हैं, बिल्कुल टकराव के रास्ते पर जाना चाहते हैं। और ये चलिए, लोकतंत्र में टकराव भी कोई खराब बात नहीं है। विपक्ष इस बार मजबूत है, इसलिए आप चाहेंगे कि विपक्ष को खारिज कर देना, वो होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या कुछ दिखाई देता है यहां से? संसदीय परंपरा तार, लेकिन उन सब के साथ जो बातें आज शपथ लेते हुए भी और शपथ के बाद भी, ऐसे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कोई साथी लिख भी रहे थे, पूछ भी रहे थे, 7 सांसदों ने शपथ नहीं ली है। उसमें से 4 तो बिल्कुल नहीं ले सकते थे, कुछ जेल में हैं। तो टोटल 7 सांसदों ने शपथ नहीं ली है। तो 7 सांसदों को माइनस कर दीजिए, जितने सांसद बचते हैं 542 में से 7 माइनस कर दीजिए और बचते हैं 535। और ये 535 सांसद ही अब कल वोटिंग में शरीक हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो 7 सांसद, किसी ने पूछा भी था कि कितने सांसदों ने, एक वायनाड वैकेंट है उसके अलावा, तो जिन वायनाड वैकेंट के बाद शायद 6 सांसद कह लें, तो इस हिसाब से 536। तो ये है, ये सिर्फ एक जानकारी, इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां से कहानी दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है प्रशांत टंडन जी। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला भले यहां पे हो सकता है, क्योंकि वाईएसआरसीपी की तरफ से कहा जा रहा है, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वाईएसआरसीपी के जो 4, जगन मोहन रेड्डी के जो 4 सांसद हैं, ये एनडीए का समर्थन करेंगे। उनके पास मजबूरी, उनके साथ बहुत बड़ी मजबूरी है, या तो उनको जेल जाना होगा, उनके दफ्तर तोड़े जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, वो सब आप देख रहे हैं। तो वो दमन चक्र वहाँ पर चालू हुआ है और उसके बाद से फिर आगे की कहानी भी चालू है। तो इसलिए उसको वहाँ किनारे रख दें। मगर क्या डिप्टी स्पीकर का मामला उतनी शांति से सुलझ जाएगा जितनी शांति से 19 से 24 तक इंतजार में बीत गया था? प्रशांत टंडन जी, लगता नहीं है। अगर डिप्टी स्पीकर के मामले में नीयत साफ होती तो स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं हो रहा होता। नरेंद्र मोदी अपनी बात से मुकर गए। ये राजनाथ सिंह ने फोन किया और राजनाथ सिंह ने कॉल बैक नहीं किया, ये सब तो पब्लिक कंजम्पशन में है। पीछे से जो व्यक्ति काम कर रहा है वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी को माइक स्विच ऑफ करने वाला स्पीकर चाहिए जी। इसलिए वो ओम बिरला का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया है। बीजेपी के अंदर से भी विरोध है, बाहर से भी विरोध है उनके नाम का। और लोकसभा की अब तक की जो परंपरा रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ओम बिरला जी का रिकॉर्ड सबसे खराब स्पीकर का होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे जो और है वो ये है कि कल वो कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन जो एक कानूनी पेंच है वो ये है कि स्पीकर के पद के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि वो अभी एग्जिस्ट में नहीं आया है। लोकसभा पूरी तरीके से लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं है।
प्रोटेम स्पीकर को सारे अधिकार नहीं होते हैं और कोई व्हिप नहीं जारी होता इसके लिए। तो इसलिए ये एक ग्रे एरिया है जिसका असर हो सकता है कल दिखाई दे या ना दिखाई दे जी। लेकिन ये एक ओपन एंडेड ये ग्रे एरिया है जहां अंतरात्मा की आवाज की गुंजाइश है बगैर किसी सजा के भी, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज देखिए, जब चुनाव हो गया, क्योंकि अब के सुरेश और ओम बिरला के बीच में चुनाव होना है, लेकिन जितनी बार भी नरेंद्र मोदी सरकार को संख्या की जरूरत होगी उतनी बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एटीएम चलाएंगे। जिस चुनाव में, जिस प्रक्रिया में एटीएम की गुंजाइश भी नहीं थी, वहां पे भी नरेंद्र मोदी एटीएम ले आए। और कल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बैकआउट कर गए तो बीजेपी का स्पीकर ही गिर जाएगा। तो क्योंकि ये एजेंडा में नहीं था और ये आ गया, तो ये मुफ्त में नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कोई मुफ्त सेवा नहीं देंगे। जितनी बार वो वोट देंगे उतनी बार वो एटीएम चलाएंगे। तो कल उन्होंने कीमत भी बढ़ा दी होगी, उनके पास बहाने भी हैं। वो कहेंगे कि जी बहुत दबाव है दक्षिण भारत का, नायडू साहब कह सकते हैं, कह ही रहे होंगे कि हम अपने एमपी को समझा नहीं पा रहे हैं, बहुत दबाव है दक्षिण भारत का, और फिर वो एटीएम चलाएंगे। वैसे नीतीश कुमार के पास है एक बात कहने को कि दलित कैंडिडेट ले आए वो लोग, हमारे ऊपर दबाव है, हमें अपनी कंस्टिट्यूंसी को जवाब देना होगा, हमारे एमपी को जवाब देना होगा, बहुत दबाव है। फिर वो उस दबाव का बहाना लेके एटीएम चलाएंगे। तो ये एक तो सहयोगी दलों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है, लेकिन एक अच्छी परिपाटी की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने नहीं की है। और ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके की सरकार और किस तरीके की संसद चलाना चाहते हैं। टकराव की राजनीति, जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे हेमंत जी, तो टकराव की राजनीति की तरफ वो जा चुके हैं और उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री, देखिए अभी से वो टोका-टाकी उन्होंने शुरू कर दी है। अब विपक्ष इतना कमजोर नहीं है कि आप टकराव की राजनीति में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब वो संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एक अवॉइडेड सिचुएशन थी, इसको अवॉइड कर सकते थे मोदी साहब, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और वो लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर भी वो विपक्ष को देना नहीं चाहते, और ये स्थिति बहुत खराब होगी, परंपराओं के हिसाब से खराब होगी, भविष्य की राजनीति के लिए खराब होगी। और अब मोदी साहब संसद को फेस जब भी करेंगे, उनको काफी कुछ सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे विपक्ष की तरफ वक्ता बड़े स्ट्रांग है और टेलीविजन पे सब आएगा। तो आगे की जो राजनीति है वो मोदी जी ने तय की है, तो टकराव की राजनीति में जाएंगे, रोज झगड़े होंगे वहां पे, रोज वॉकआउट होंगे और इनके बिल आसानी से पास नहीं होंगे। बीजेडी ने अभी से विपक्ष की तरफ वो आ गए हैं, अब वो बी टीम का नुकसान उनको झेलना पड़ गया है। ऐसी तमाम सारी जो बी टीम है राज्यसभा में भी, वो भी अपना रुख बदलेंगी। तो एक बहुत ही जिसको कहे कि अनफ्रेंडली वातावरण में 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से अच्छी नहीं है। इस वक्त आम सहमति बननी चाहिए थी, और जैसे ही कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश ने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद से फटाफट सबके बयान, सत्ता पक्ष की तरफ से सबके बयान आने लगे, और चाहे वो किरण रिजिजू हों, चाहे और भी दूसरे तमाम नेता हों सत्ता पक्ष के, सब कहने लगे कि ये शर्मनाक है। कोई शर्मनाक कह रहा था, कोई कह रहा था कि इंडिया गठबंधन ने गलत किया, बहुत गलत किया। लेकिन कल से लेकर आज तक इंडिया गठबंधन को आखिर
फोन कॉल यानी जिस कॉल का इंतजार हो रहा था वो कॉल क्यों नहीं आया? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के आजू बाजू में बहुत कुछ है जो समझना जरूरी है, जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी शुरुआत में कह भी रहे थे कि आखिर राजनाथ सिंह किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात यहां स्पीकर का पद और यहां से 7 सांसद भले नहीं कर पाएंगे, वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन अभी भी क्या यहां पर जान अटकी हुई है सत्ता पक्ष की, नरेंद्र मोदी की, या बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है? कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है, 8 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक है। ये 2 जानकारी जरूर रखना चाहूंगा। अभी से लगभग 20 मिनट बाद इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है कल के मसले को लेकर, और कांग्रेस ने सोनिया गांधी की तरफ से, चूंकि सदन की नेता हैं, उनकी तरफ से व्हिप जारी कर दिया है। कल सब जितने भी सांसद हैं सबको सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया। ये 2 जानकारी सिर्फ इनपुट। मुझको नहीं लगता कि उनको कोई कठिनाई है। कठिनाई तो कुछ नहीं है, लेकिन ये वार है और ये उन्होंने पहले ही मतलब तलवार खींच ली है। इसके पहले मतलब जो लड़ाई होनी थी विपक्ष शुरू करता है, उनको लग रहा है क्या कि वो बहुत ऐसे सलाहकारों से घिरे हैं जो उनको इस तरह के ही सलाह दे सकता है कि आप पहले ही युद्ध शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल उन्होंने जो कहा था उसी समय क्लियर हो गया था कि वो जो है सहमति की राजनीति उनको करनी नहीं है। उन्होंने कहा था विपक्ष जो है वो निराशाजनक रहा उसका व्यवहार, उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद इमरजेंसी की चर्चा की। उसी से लग गया कि उनको लड़ना है, विपक्ष को खत्म करने का जो उनका इरादा था उससे वो अभी उन्होंने ये नहीं किया है, मतलब वो उससे हटे नहीं है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी ऐलान हो गया, ये सारा जो अभी चल रहा है इससे ये ऐलान हो गया कि न पार्टी में कोई लोकतंत्र वो चलने देंगे और न देश में कोई लोकतंत्र चलने देंगे। संसद में तो जो चला रहे थे, ओम बिरला को लाने का बहुत काफी अर्थ है इसका। ये एकदम इसका साफ अर्थ है कि उन्होंने जो विपक्ष है उसको ये बता दिया कि संसद इसी तरह से चलाएंगे जिसमें कि वो बोल सकें कि हम मतलब एक अकेला सब पर भारी और मणिपुर जैसे किसी मुद्दे पर चर्चा ना हो और आप बिल पारित करा लें 145 सांसदों को बाहर निकाल करके। तो वो जो है उन्होंने अपना कार्ड जिसको कहता है उन्होंने सामने रख दिया है। अब उसमें कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं है जिसमें कि आपको कुछ दुविधा हो ये समझने में कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ने जो शुरुआत की है ये सिर्फ इससे नहीं कि उन्होंने विपक्ष कैंडिडेट दे दिया है, उन्होंने सारी शुरुआत बहुत बेहतर ढंग से की है। उन्होंने प्रदर्शन किया इनके खिलाफ, उन्होंने संविधान को लेकर के शपथ ली कई लोगों ने, और ये सारा कुछ जो है उन्हें एक इंडिकेशन दे दिया साफ साफ कि हम जो है कमजोर नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप ये जो चल रहा है, एक तो इसमें पैसे का खेल बहुत है। उन्होंने जो कहा एटीएम चालू कर देने वाला, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और चंद्रबाबू नायडू ने इनकी क्रेडिबिलिटी उसी समय खराब कर दी जिस समय उसने संकेत बताया, मतलब लोगों में ये खबर आई कि वो जो है चंद्रबाबू नायडू इसीलिए समर्थन कर रहे हैं कि उनको फंडिंग मिलेगा। ये फंडिंग क्या है? ये फंडिंग एक तरह का ब्राइब है। ये ब्राइब है कि ठेकेदार को, जो वहाँ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपने राजनेता हैं, उनके लिए फंडिंग के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं और कमोबेश यही काम नीतीश जी कर रहे हैं। तो ये खतरनाक संकेत, उन्हें इससे क्रेडिबिलिटी भी गई। ये बात किसी से छिपी हुई थोड़ी ही रहती है कि आप क्यों पैसा दे करके आप ये समर्थन आपने जुटाया है, चाहे पैसा आप किसी भी रूप में दें। तो ये शुरुआत वही धन बल का इस्तेमाल, कॉरपोरेट ताकत का इस्तेमाल, और जो बताया कि मीडिया जो है, मीडिया जिस तरह के हेडलाइंस दे रहा है वो उसको जिद बता रहा है, नखरे बता रहा है और बता रहा है कि शर्तों पर, मतलब उनका हाफ ट्रूथ जिसको पोस्ट ट्रूथ में ये हाफ ट्रूथ है या झूठ है सीधे, वो दिखा रहा है कि ये जो शर्तों के साथ मानने के लिए तैयार नहीं। शर्तों के साथ नहीं, उनका कहने का सहमति का मतलब ये था कि सहमति नहीं, वो समर्थन
बिना शर्त समर्थन जो है वो डिमांड कर रहे हैं मतलब अपने मोदी जी, और बिना शर्त नहीं बल्कि कोई तरह का समर्थन नहीं देना है इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन बता रहा है। तो और इसने वो शुरुआत नहीं की, शुरुआत उन्होंने ही कर दी। और मुझको लग रहा है कि जब वो शपथ भी नहीं ली है उन्होंने, संसद के सदस्य नहीं है, तो ये मीडिया के सामने आने वाला मुझको लगता है पहला प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि इस तरह से आकर के संबोधित कर रहे होंगे। पहले ही जबकि संसद में ना ये वो शपथ ग्रहण हुआ है, ना उसके बाद कोई विश्वास मत का तो सवाल ही नहीं है, उनको मिला भी नहीं है। तो ये जो है, एक चीज मैं खाली कहूंगा कि इतना आप जान लीजिए कि अब ये इस बात का मतलब मीडिया में भी चर्चा हो और बाहर भी मतलब माहौल बनना चाहिए कि गरिमा, पद की गरिमा के लायक ही व्यक्ति पद पर रहे। सिर्फ भागीदारी और सिर्फ मतलब किसी को भी, अब जैसे कि वो तो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनको जिस तरह से, लेकिन अभी जो उनका दोनों व्यवहार रहा, जो उनको दही खिलाने का और उसके बाद सारा कुछ माफ कर देने का, वो कोई ये नहीं करने का, मतलब विश्वास मत के लिए नहीं कहने का, तो ये इसका मतलब ये है कि दलित हो या आदिवासी हो या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, भागीदारी के साथ साथ भागीदारी के लायक भी हो, के आर नारायणन हो, उसके लायक ये नहीं हो कि अभी के सुरेश हैं, वो बहुत ही ये है क्या कहते हैं सक्षम है और बहुत ही मतलब 8 समझिए कि वहाँ जैसा कि इतना लिटरेसी परसेंटेज जहाँ केरल है वहाँ वो लेफ्ट को हरा करके बार बार आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितने सधे हुए और कितने मतलब ये है जिसको कहता है कि मजबूत राजनेता है। तो अब ये भी जरूर हो कि सिर्फ जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसके लायक भी होना चाहिए। ये बात थोड़ा सा ज्यादा लगती है, लेकिन ये ज्यादा लगे या कम लगे, लेकिन हमको ये लोकतंत्र की रक्षा, क्योंकि जिस तरह से ओम बिरला ने पद की गरिमा, आप देखिए पद की गरिमा का क्या होता है, उसी पद पर संगमा रहे, वो भी ट्राइबल थे, उसी पद पर सोमनाथ चटर्जी रहे, वो लेफ्ट थे, उन लोगों ने किस तरह सुंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। और यही ओम बिरला है, उन्होंने, या आप देख लीजिए राजीव कुमार और शेषन को देख लीजिए, आपको अंतर पता लग जाएगा। तो अब लोकतंत्र में इसकी भी बात होनी चाहिए कि जो आने वाला शख्स है, जो जाए, जिसको चुन के दिया जाए, वो कैसा होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, हमको जरूरी है। और ये इस समय बहुत ही लग रहा है कि हमको इस तरह के डिबेट की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह के डिबेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन उधर मजबूत विपक्ष ने आखिर चुनाव करवाने के लिए मजबूर तो कर ही दिया, ये कहा जाए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, मजबूत विपक्ष ने मजबूर तो कर दिया कि आपको चुनाव में आना पड़ेगा। आप अभी अपनी मर्जी थोपते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं होगा। जीते हारे दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है, फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है? वो ये आता है कि कल तक आप कुछ और थे, आज 240 वाले हैं। आज आप 272 और 282 या 303 वाले नहीं हैं। अब की बार 400 पार का नारा जो था वो आपका रहा, कहीं और चला गया। ये माना जाए कि एक मजबूत विपक्ष है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजीव जी, देखिए, जो जिस समय ये संसद शुरू हो रही थी, और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री वो बने के रूप में उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन असली बात ये है कि कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने कब उन्हें नेता चुना ये भी नहीं पता। सीधे सीधे उन्होंने एनडीए के वो सीधे सीधे नेता बने हैं, अपने दल में कब बने वो पता नहीं। दूसरी बात, जब उन्होंने वहां पर मीडिया के सामने अपना जो भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाई या उन्होंने बाकी चीजें की, उसके बाद अब जो है ओम बिरला को ही वो स्पीकर बनाने पे तुले हुए हैं। तो मोदी ने ये संदेश दे दिया है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं उसी ढंग से काम करूंगा, चाहे मेरे पास अल्पमत हो, बहुमत हो, थम्पिंग मेजॉरिटी हो या ना हो, कोई बात नहीं, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने बता दिया है कि आप बदले या ना बदले, हम आपको बदल कर रखेंगे। ये बात उन्होंने साबित कर दी है। देखिए, जिस प्रकार से पहले ही दिन, जिस समय मोदी जी या बाकी लोग जिस समय शपथ ले रहे थे,
उस समय बहुत सारे लोगों ने संविधान की प्रतियां लहराई, जिसमें राहुल गांधी भी थे। लंबे समय के बाद लोकसभा का कैमरा जो है वो राहुल गांधी पर भी टिका, वरना होता ये था कि पिछले समय आप याद कीजिए कि जिस समय गौतम अदानी के बारे में सवाल करते थे राहुल गांधी, तो उस समय भी कैमरे का जो फोकस था वो सारा का सारा ओम बिरला पर हुआ करता था, न कि इन पर हुआ करता था, या विपक्ष का कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके ऊपर नहीं होता था अक्सर। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो नजर आ रहा है, और ये परिवर्तन कौन कर रहा है? ये परिवर्तन कर रहा है विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत। राहुल गांधी जिस प्रकार से वहां पे गए, वहां उन्होंने, ये अच्छी परंपरा है, कुछ परंपराएं जो है वो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति ही उसको शुरू कर सकता है या निभा सकता है। उन्होंने जो वहां पे जो स्पीकर बैठे हैं उनके पीछे खड़े व्यक्ति जो है उनसे भी हाथ मिलाया। मैं भी लंबे समय से कार्रवाइयां देखते आ रहा हूं लोकसभा की, मुझे ऐसा कोई भी वाकया याद नहीं पड़ता या ऐसा कोई सदस्य याद नहीं पड़ता जो पीछे खड़े किसी व्यक्ति पे, मैं नहीं जानता कि उसका पद क्या है, लेकिन राहुल गांधी लौट के आए, उन्होंने फिर से उससे हाथ मिलाया और वापस गए। आपको याद होगा राजीव जी कि जिस समय राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे थे अपनी और लोगों से मिल रहे थे, तो उस समय एक सरदार मैकेनिक के पास बैठ के कुछ काम सीखा उन्होंने। आपको याद होगा जब वो हाथ मिला रहे थे तो वो शर्मा रहा था मिस्त्री, उसने अपने हाथ को पोंछने की कोशिश की क्योंकि उसका हाथ बड़ा गंदा था, लेकिन राहुल गांधी ने बगैर किसी संकोच के उसके हाथ को थाम लिया था। उसके अलावा जो पूर्णिया से आए हुए सांसद हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें सुनाया या समझाया, वो ये बता रहा है कि विपक्ष पहले जैसा नहीं रहेगा, न वो 2014 से 2019 तक जैसा था वैसा रहेगा, और न ही 2019 से लेकर 2024 तक रहा वैसा रहेगा। ये बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड होके आया है, पूरा का पूरा रिकास्ट होके आया है, नई ताकत बटोर कर आया है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अगर चाहे भी तो भी वो उसको बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। हम भी जानते हैं और शायद विपक्ष भी जानता होगा कि संख्या बल के आधार पर हो सकता है कि ओम बिरला वापस जो है वो फिर से अध्यक्ष बन जाए, लेकिन रेजिस्टेंस जरूरी है। कि अगर आप परंपरा का ख्याल नहीं रखते, देखिए आप चाहते हैं कि अध्यक्ष के मामले में आप परंपरा का निर्वाह करें, विपक्ष भी साथ दे, तो वही डिप्टी स्पीकर का भी तो मामला जो है वो भी परंपरा का ही हिस्सा है कि आप उसे विपक्ष को दीजिए। तो वहां पर तो जो है विपक्ष उन्हें याद नहीं, वहां पर परंपराएं जो है वो सत्ताधारी दल को बिल्कुल उनको ध्यान में नहीं आती है। ओम बिरला के साथ देखिए असली बात एक और बात है कि आप क्या चाहते हैं कि उस ओम बिरला को पूरा का पूरा विपक्ष आंख मूंदकर समर्थन दे, जिन्होंने पिछले 5 साल में विपक्ष को संसद के अंदर कुचलने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई है जितनी बड़ी भूमिका अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद निभाई है। एक पार्टी नेता की तरह या पार्टी कार्यकर्ता की तरह ओम बिरला ने वहां पर जो है वो पिछला 5 साल गुजारा है। उन्होंने लोगों को संसद से बाहर निकलवाया, लोगों को बर्खास्त करवाया, यहाँ तक कि राहुल गांधी का बंगला भी खाली कराने का जो बहुत 24 घंटे के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर जो खाली कराया गया। तो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? मेरा यह मानना है कि अगर इनके पास, विपक्ष के पास या कांग्रेस के पास केवल 10 सांसद भी रहते हैं तो भी उन्हें अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें, संसद के अंदर बहुत सारी चीजें केवल जीतने और हारने के लिए नहीं होती है, बहुत सारी चीजें कुछ बताने के लिए होती हैं। कुछ ये बताने के लिए होती है कि हम आपका विरोध करते हैं और विरोध के प्रतीक के रूप में हमारा ये व्यक्ति जो है वो आपके मोहरे के सामने खड़ा है और वो आपको टक्कर देगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से जीते हारे वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सुरेश को उन्होंने खड़ा किया और कल पता चलेगा कि इसमें क्या होने जा रहा है। बहुत सारे संकेत हमें इसके चुनाव के साथ ही नजर आएंगे कि आने वाली संसद का स्वरूप क्या होगा और उसकी जो है वो कार्य पद्धति क्या होगी। अंतिम बात, ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही वहां पर खड़े होकर। देखिए ऐसा है कि पिछले कुछ समय से यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जब ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती हैं, पास आउट होकर यंग लड़के लड़कियां निकलते हैं, तो राजीव जी बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें उन लोग फिलिस्तीन के मामले में बात उठा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन सेरेमनी का बॉयकॉट तक कर रहे हैं, उन्हें वहां कोई रोकता नहीं है, उनकी फीलिंग्स को जानते हैं। तो अगर मुझे नहीं लगता कि इसमें फिलिस्तीन के बारे में बात की या किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात की या पूर्णिया की बात की या बिहार में पैकेज की बात की, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पर लोगों ने इन व्यक्तियों को कुछ बोलने के लिए ही भेजा है।
और क्या पता कि कल को अगर ओम बिरला फिर से अध्यक्ष बनते हैं तो इन व्यक्तियों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कल जय फिलिस्तीन बोलता है कोई तो हो सकता है उसकी कार्रवाई को निकाल दिया जाए, तो ये सबसे अच्छा मौका होता है कि आप उसके वक्तव्य को काट भी नहीं सकते, और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। और एक बदली हुई संसद जो है, बदली हुई लोकसभा जो है वो हमारे सामने है, बहुत सारी आशाएं हम उनसे बांध सकते हैं। राजीव जी, बिल्कुल, बदला हुआ ये संसद और लोकसभा बदली हुई, और इसमें क्या कुछ होने जा रहा है कल सुबह 11 बजे, उससे पहले आज रात को क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, एक जो मजबूत विपक्ष है जिसकी बात अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के आने से पहले मैं कर रहा था, मजबूत विपक्ष ने मजबूर तो कर दिया है कि चुनाव करवाएं, क्योंकि थोप रहे थे अभी तक जो भी चाहते थे, जैसा डिसीजन लेना चाहते थे नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ले रही थी। लेकिन यहाँ से परिस्थितियाँ जो बदली हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों में अब क्या कुछ आपको दिखाई देता है कल से पहले और कल के बाद? क्योंकि अभी यहाँ ओम बिरला को फिर से रखा गया स्पीकर पद पर, उनको बैठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ से क्या आपको लगता है कि उतना आसान है? ओम बिरला हो सकता है जीत जाए, लेकिन क्या इतना आसान है सरकार को आगे बढ़ाना? क्या इतना आसान है? जो बात कह रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि अब आप उस बटन को बार बार दबा भी नहीं सकते। अब आपको अपने जो पीसीआर है, प्रोग्राम कंट्रोल रूम है, वहां पे भी बोलना होगा कि ये जो बार बार आसंदी की तरफ ही कैमरा लगाए रखते हो, कैमरा थोड़ा पीछे भी घुमाओ, ये सब भी अब होगा, जो आज अभी भी दिख रहा था। आज माफी चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, उधर नहीं था, लोगों की तरफ कैमरे नहीं आ रहे हैं आज भी, बिल्कुल आसंदी पे ही कैमरे हैं, और कुछ फुटेज जो है वो बाहर से फोटो खींच करके भी है, और बहुत कम है, उसका परसेंटेज बहुत कम है, 1/3 1/4 है। लेकिन अब ये परिवर्तन दिखाई देने की उम्मीद करें डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल जी? राजीव जी, एक पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूं छोटी सी जी। कि जब सीता का हरण हो रहा था तो रावण के रास्ते में गिद्धराज आया था। वो जानता था कि वो रावण से लड़ नहीं सकेगा, वह यह भी जानता था कि वो सीता को छुड़ा भी नहीं सकेगा, लेकिन वो लड़ा, उसके पैर काट दिए गए, वो जमीन पर गिर गया, धराशायी हो गया, और भगवान के श्री चरणों में उसकी मौत हुई। ये कथा आज के लोकतंत्र पर बहुत सटीक बैठती है कि एक व्यक्ति हमारे लोकतंत्र का हरण कर रहा है और लाल किताब उठाए कई लोकतंत्र के रक्षक उस हरण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मालूम है कि हार जाएंगे, हार सकते हैं, लेकिन लड़ इसलिए रहे हैं कि कल इस देश का एक भी नागरिक ये ना बोल सके कि उन्होंने लोकतंत्र के हरण की कोशिश को नाकाम करने की पूरी कोशिश की थी। और इसका एक फायदा यह हुआ कि प्राणियों में सबसे घृणित माने जाने वाला गिद्धराज भगवान के गोद में अपने प्राण त्यागता है, और जिसमें भगवान को जन्म दिया दशरथ ने, उनको अपने बेटे का कांधा नहीं मिलता है। तो यह सीख रामायण में इन राम भक्तों को सिखाई है कि आप इतना अहंकार मत करिए कि आपको अपने बेटों का भी कांधा ना मिले और आपको लोकतंत्र के हरण का हमेशा दोषी माना जाए। जहां तक मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं इस सरकार से या मोदी जी से कि वो संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। वो भाषण भले ही देते हो कि मैं सर्वानुमति चाहता हूं, सहमति चाहता हूं, अच्छा विपक्ष चाहता हूं, लेकिन खुद क्या होंगे ये कभी नहीं बताते। मैं अच्छा हो सकूंगा, मैं अच्छे संसदीय परंपराओं का निर्माण करने में मदद करूंगा, मैं अच्छी सरकार चलाऊंगा, ये कभी नहीं कहते जी। आप पिछले 10 साल में एक बार भी ऐसा दिखा दीजिए कि उन्होंने ये कहा हो कि हम अच्छी सरकार चलाएंगे। मोदी करेगा ये कह सकते हैं,
मोदी गारंटी देगा ये कह सकते हैं, भारत सरकार क्या करेगी ये कभी नहीं बोलते। तो जो आदमी भारत को नहीं मानता, जो आदमी भारत के संविधान को नहीं मानता, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर संसदीय परंपराओं को कायम रखने देगा। एक बात का समर्थन मैं करता हूं हेमंत जी की, कि जब यदि पैसा देकर ही खरीद रहे हैं इस लोकतंत्र की गरिमा को, तो फिर शर्म कैसी? ये तो बाजार है, बना दिया गया है, मंडी बना दी गई है जहां पैसा फेंको और तमाशा देखो। मंडी में पैसा जब दे ही रहे हैं तो उसको भोगने में क्या दिक्कत है? ये यही बताया जा रहा है कि हम उसी तरह इसका उपभोग करना चाहते हैं जैसा हम बहुमत में करना चाहते थे। ये देश को पूरी तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारे पास बहुमत हो, बहुमत ना हो, हम चलाएंगे तो उसी तरह से। और जब यदि किसी कारणवश विपक्ष के साथ मिल गए सहयोगी दल, तो उन्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि ये देशभक्त नहीं है, ये सरकार गिराने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि सरकार देशद्रोहियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रही है। ये पूरा प्लॉट वो तैयार किया जा रहा है कि जहां पर यह दिखाया जाए कि जो सरकार में बैठे हैं सिर्फ वही देशभक्त हैं, भले ही वो पेंशन लेकर के, माफी मांग करके, चाहे जिस इमरजेंसी का वो विरोध करते हैं, उस नेता की बीवी को 8 बार अपनी पार्टी का सांसद बना करके लोकतंत्र का मखौल उड़ाते रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये दिखाना उनको मजबूरी है कि हम ताकतवर थे, हम ताकतवर हैं। जो ब्रजभूषण शरण सिंह का जो कहना था कि दबंगी कायम थी, कायम रहेगी, हमेशा रहेगी, वो यही संदेश लगातार दे रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो गिद्धराज की भूमिका में विपक्ष उनसे लड़ रहा है, निश्चित रूप से वो इस देश में, इस देश के इतिहास में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में उसका इतिहास लिखा जाएगा। और वो यह याद किया जाएगा कि उसने जब लोकतंत्र की इस देश में लड़ाई हो रही थी तो उसने पूरी तरह से तानाशाही का विरोध किया था, चाहे सड़क पर, चाहे संसद के अंदर। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाहे सड़क पे हो या संसद के अंदर हो। और ये लड़ाई की क्या अब फिर से शुरुआत हो रही है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और यहां से आगे की गतिविधियों को, कैसे क्या कहेंगे? की बुनियाद जो है, अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही है। अमलेंदु जी दोबारा आप जुड़िए, आपके पास आते हैं हम, दोबारा आप जुड़िए। जरा हेमंत जी के पास आते हैं हम जल्दी से। अमलेंदु जी आ रही आवाज? नहीं, आवाज कट रही है। चलिए आप जुड़िए, जुड़ने की कोशिश कीजिए। दोबारा हेमंत जी के पास आता हूं। हेमंत जी, जरा यहां से आगे की कहानी क्या कुछ दिखाई देती है? हेमंत जी। हाँ राजीव जी। जी राजीव जी, जी प्लीज। ये इसके ऐसे पृष्ठभूमि में यह सब कुछ हो रहा है कि जब इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो, उनको नैतिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत पराजय उनकी हुई है इस चुनाव में, और उसके बावजूद उनका जो अहंकार है वो पूरी तरह ये विपक्ष के खिलाफ वो खड़े होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जो सहमति की बात की थी, वह लग रहा था कि शायद उन्होंने इस चुनाव के संदेश से कुछ सीखा है, लेकिन वो लगता नहीं है कि उन्होंने कोई सबक सीखा है। ये लग रहा है कि ये विपक्ष को बुलडोज करने की दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये उनको ये मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने जो इस बार जो संदेश दिया है, वो पूरे दीवार पर जो इबारत जो लिखी हुई है उसको वो पढ़ने से आज भले ही मुंह मोड़ रहे हो, लेकिन उससे वो इनकार वो कर नहीं सकते हैं। उनको उस बात, जनता का जो संदेश है उसको गंभीरता से उसको लेना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इस देश में जो विपक्ष है उसको उसी तरह आप 2019 से 24 के बीच में जो कुछ किया उनके साथ, कि उनको आप फांसी पर डाल दीजिए, उनको संसद में बोलने नहीं दीजिए, उनको संसद से बाहर कर दीजिए, तो आप
प्रधानमंत्री जी लगातार विपक्ष को एक तरह से नसीहत देते रहते हैं, विपक्ष को एक तरह से पाठ पढ़ाते रहते हैं कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने चुनाव में कि शहजादे की जितनी उम्र है उतनी सीट भी उनको नहीं आएगी। ये किस तरह का अहंकार है ये आप चाहते हैं कि सामने में कोई विपक्ष ना हो, तो किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं आप? लोकतंत्र एक मरा हुआ और डरा हुआ लोकतंत्र चाहते हैं, और मरा हुआ और डरा हुआ लोकतंत्र जो है वो कौन चाहता है? जो अपनी तानाशाही चलाना चाहता है। जो वाइब्रेंट लोकतंत्र कोई चाहता है, जिस लोकतंत्र में जीवन हो, जिस लोकतंत्र में वो तरंग हो, वो लोकतंत्र वह व्यक्ति चाहता है जो सबको लेकर के चलना चाहता है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ये साफ साफ संदेश दे रही है। उनके नेताओं के जो भाषण है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी एक तरह से हिपोक्रेसी कर रहे हैं। वो सबको लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं, वो चीजों को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप संविधान को उठा करके माथे पर लगा लेंगे, इससे ये संदेश नहीं जाता है कि आप संविधान की रक्षा करने जा रहे हैं। आप ये लगता है कि संविधान का वध करने से पहले की ये पूर्व पीठिका तैयार कर रहे हैं आप जी। तो ये इस रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने विपक्ष को लेकर क्या, विपक्ष ने क्या गलती किया, क्या गुनाह किया है आज की तारीख में? उनको बताना चाहिए था कि आप ऐसा कुछ क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। आपने कहना शुरू कर दिया कि वो नखरीद कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। आप एक उपाध्यक्ष के पद को लेकर सहमति नहीं बना रहे हैं। आपके एलआई एक आकर के कहते हैं कि लोकतंत्र शर्तों पर नहीं चलता है, तो भाई कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष का जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तो सहमति किस बात की? तो ये कुल मिलाकर जो इनका जो रवैया है, उस रवैये के आधार पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये टकराव चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप टकराव चाहते हैं तो इस टकराव में आप अकेले जीत जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे जो शंका जो है उसको मुझे लगता है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो चुनाव हो रहा है, इनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें ये चाहेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग हो और एक मैसेज, एक नैरेटिव दिया जाए विपक्ष के खिलाफ कि कोई भी एकाध व्यक्ति भी इधर से उधर हो जाए। ये गढ़ेंगे उस नैरेटिव को कि देखिए विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया। तो विपक्ष के सामने ये चुनौती है कि कल जो स्पीकर को लेकर के चुनाव होने जा रहा है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कुनबा पूरी तरह विपक्ष का वो एकजुट रहे, सब लोग एकजुट होकर के उनके खिलाफ आप संख्या बल आपके साथ जो है कम से कम वो तो इंटैक्ट रहे आपका। ये एक बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि ये इस पर ध्यान जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, संख्या बल और इसके साथ जरा प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ अब आप देखते हैं? कल 11 बजे वोटिंग है, 7 सांसदों ने शपथ नहीं लिया है, ये सब कुछ अब सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ विपक्ष ने चुनाव करवाने के लिए मजबूर तो कर दिया। अभी उधर चर्चा चल रही है इंडिया गठबंधन की बैठक, कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। तैयारियां रात भर चलेंगी, ज़रूर चलेंगी, और सबके बयान भी थोड़े थोड़े आ ही रहे हैं। सबको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्या कुछ इसमें वोटिंग होगी, केवल वॉइस वोट से मामला सुलटेगा नहीं कि वो औपचारिकता हो जाए वॉइस वोट की। यहाँ वोटिंग होगी और वोटिंग में सामने साफ दिख जाएगा कि कौन कौन किसके साथ है। देखिए, ये चुनाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा स्पीकर का कि इसमें संख्या के बल पे तो ओम बिरला उनके साथ संख्या है, निकल जाएंगे हो सकता है, लेकिन इसका संदेश जो है वो बहुत खराब जाएगा, क्योंकि जो के सुरेश हैं वो दलित कैंडिडेट हैं और अभी आप देखिए कि रिजर्व सीटों पे बीजेपी की संख्या कम हुई है। बहुत मूवमेंट दलित समाज और अति पिछड़ा का जो है वो बीजेपी से हटे हैं वो लोग और कांग्रेस की तरफ आए हैं। इसका असर विधानसभा चुनावों में पड़ेगा आने वाले, इसका असर भविष्य की राजनीति में पड़ेगा कि किसके खिलाफ मोदी जी खड़े हुए हैं। तो ये संदेश जाएगा कि दलित को हराने के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार खड़े हुए, एक दलित कैंडिडेट को हराने के लिए मोदी साहब ने ताकत लगाई
उन्होंने डिप्टी स्पीकर नहीं दिया। ये तमाम तरीके के संदेश संसद से बाहर जाएंगे। और एक बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए, मोदी जी सिर्फ चुनाव नहीं हारे हैं, बीजेपी चुनाव नहीं हारी है जी, केवल वो उनकी आइडियोलॉजिकल हार भी हुई है। अभी अवधेश प्रसाद जी वहां पे शपथ ले रहे थे, वो आइडियोलॉजिकल हार के प्रतीक है। वैचारिक रूप से बीजेपी की हार हुई है। और एक बहुत सबसे बड़ी जो हार हुई है, जिसका विश्लेषण बहुत से लोग अभी नहीं कर रहे, वो हार हुई है मोदी जी के भाषण देने की कला। बहुत लोग मानते थे अभी तक कि तमाम कुछ भाषण देंगे मोदी जी और सब ठीक हो जाएगा। मोदी ने जहां जहां नफरत के भाषण दिए वो सारे चुनाव हारे। तो लोग उनका भाषण सुनना नहीं चाहते। कौन सा युवा आज की तारीख में भाषण सुनना चाहेगा जो नीट का इम्तिहान दे रहा था, जो यूजीसी नेट का इम्तिहान दे रहा था, और उसको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसमें भी पर्चा लीक हो ना हो क्या पता। तो जो पर्चे लीक हो रहे हैं, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, वो भाषण नहीं सुनेंगे इनके। तो मोदी जी की जो सबसे बड़ी हार हुई है इस चुनाव में, वो उनके भाषण को लोगों ने नकार दिया है। जहां उन्होंने कहा भैंस ले जाएंगे, वो चुनाव हार गए। जहां उन्होंने कहा कि घुसपैठिए मुसलमान, वो चुनाव हार गए। जहां जहां इन्होंने ऐसे भाषण दिए, सब जगह चुनाव हार गए। बंगाल में 23 भाषण दिए, 27 लोकसभा में, 20 जगह हार गए जी। तो भाषण देने की कला मोदी जी के पास नहीं रही। और इसके अलावा मोदी जी के पास कुछ और नहीं है। उनको शासन प्रशासन चलाना नहीं आता, नीतियां बनानी नहीं आती है, समन्वय नहीं आता है वाजपेयी जी की तरह। उनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता, सिर्फ भाषण देना ही आता है। अगर उस पर भी चुनाव हार गए तो आप समझिए कि जो ब्रांड मोदी जिसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, वो खत्म हो चुका है, वो इरिवर्सिबल है, वो नहीं वापस आएगा अब। और उसको और ज्यादा जो उस पर कुठाराघात हो रहा है, वो इस तरह की घटनाओं से हो रहा है जो स्पीकर के चुनाव को लेकर हो रही है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आना चाहता हूं अमलेंदु जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आ रही है? जी आ रही है जी। प्लीज अपनी बात रखिए अमलेंदु जी। सवाल यही था कि क्या कल से आगे क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि आज रात से कल तक बहुत कुछ परिवर्तित नजर तो आता है, लेकिन कल चुनाव होगा और ये भारत के इतिहास में तीसरी बार होगा। एक बार 1952 में, दूसरी बार 1976 में और तीसरी बार अब शायद 2024 में होने जा रहा है। राजीव जी, चुनाव का नतीजा जो भी निकले, हार जीत चाहे किसी की हो, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हार होगी। चुनाव होना ही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार है। भले ही के सुरेश जीते या ओम बिरला जीते, कोई भी जीते, लेकिन हार मोदी जी की निश्चित है, ये तय है राजीव जी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी के अंदर समन्वय के साथ सरकार चलाने की क्षमता नहीं है। और एक मान लीजिए कल को कोई देश के ऊपर आपत्ति आ जाए और कोई राष्ट्रीय सरकार बनाने की स्थिति हो, ऐसे समय में नरेंद्र मोदी नाकारा साबित होंगे, ये समझ में आ गया है राजीव जी। क्योंकि अगर आप लगभग बराबरी का विपक्ष है आपके साथ में, और अगर आप उसके साथ एक कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं, एक रेफरी के लिए जो भूमिका है, वो रेफरी की तो भूमिका है लोकसभा अध्यक्ष की, और क्या है, अगर आप उसके लिए कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं और आप उसके लिए अड़े हुए हैं कि आपकी पार्टी का ही जो है वो होना चाहिए और जिसको आप चाहें वही होना चाहिए, और उसमें भी ओम बिरला ही होने चाहिए, मतलब सारी शर्तें आपकी अगर यही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो है वो लचीलेपन की क्षमता नहीं है और आप देश चलाने के लायक नहीं है। ये संदेश अजीबी निश्चित तौर पर जा रहा है। अगर कल सुबह तक कोई समझौता नहीं होता है, हालांकि किसी वेणुगोपाल का बयान था कि सुबह 11 बजे तक हम इंतजार करेंगे, अगर कोई बात होती है तो ठीक है, वरना फिर हमारा प्रत्याशी मैदान में है। तो अब तैयारी भी हो गई है राजीव जी, विद्यालय हो गया है कांग्रेस की तरफ से, और लोग इसकी तैयारी करेंगे। तो कुल मिला के मुझको लगता है कि कल हार जो है
वो नरेंद्र मोदी की होनी है। बाकी जो हार जीत का फैसला चुनाव है, चुनाव में कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, लेकिन ये हार नरेंद्र मोदी की ही है राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जीते हारे कोई भी, लेकिन चुनाव होना अपने आप में, क्या अनिल जी यही माना जाए, चुनाव होना अपने आप में एक हार है? और शायद इसीलिए परेशान थे ये सत्ता पक्ष के तमाम नेता, जो अचानक जैसे ही खबर मिली कि के सुरेश ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, उसके बाद से तमाम नेता बिल्कुल हमलावर हो गए, सत्ता पक्ष के नेता हमलावर हो गए विपक्ष के ऊपर कि ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आम सहमति बनानी चाहिए, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगे, ये सारी बातें होने लगी थी। नहीं, देखिए प्रशांत जी ने जो बताया कि सोशल इसका असर क्या होगा आगे चुनाव पर, मैं दूसरी एक बात का जो किया है, राहुल गांधी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने उनको और ज्यादा एक्सपोज कर दिया। अब इससे एक एक्सेलरेट हो गई प्रोसेस जो है बीजेपी के अंदर भी जो है बिखराव का या रीथिंकिंग का एज ए लीडर वो शुरू हो जाएगा। अब उनकी जो कैपेबिलिटी, जो कह रहे थे अमलेंदु जी कि उनकी कैपेबिलिटी एज ए लीडर वो अब डाउटफुल हो गई। तो अब वो जो मोदी चलता था विद इन द बीजेपी वो भी नहीं चलेगा। और ये रात के देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब चालू होता है ना तो उसके बहुआयामी ये होते हैं, असर होते हैं। तो ये असर, इसमें ये असर भी होने वाला है कि सुबह तक बीजेपी के कई सांसदों और बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको लगेगा कि एक अनअवॉइडेबल था और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हम ये बहुत भारी गलती की है, ये एहसास होगा। और जो बीजेपी में उनके खिलाफ लोग हैं, मतलब जो मोदी जी को नहीं चाहते हैं, बेहतर अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चीजों को चाहते हैं, वो उन लोगों को एक तरह से ताकत मिलेगी कि ये तो इसी तरह चलने वाले हैं। एक तो कि यही मतलब हमारा ही अध्यक्ष होगा, दूसरा हम उपाध्यक्ष नहीं देंगे, दूसरा ओम बिरला को ही बनाएंगे। ये जो है ये जिद या जो अहंकार जो भी आप कहिए, उसको तो वो लोग भी देखेंगे ना, जो बीजेपी के लोग या आरएसएस के जो जिनके बल पर वो है। दूसरा है कि एनडीए में भी लोग देख रहे होंगे कि ये शख्स अगर विपक्षी पार्टियों के साथ इस तरह के व्यवहार कर रहा है तो हमारा साथ, वो तो पहले से भी देखा है, लेकिन और उनकी धारणा मजबूत होगी। अभी भले ही इसको हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आगे कितने समय तक रहना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रोसेस जो है वो उनके लीडरशिप के बारे में विद इन द बीजेपी, विद इन द एनडीए और एज ए कंट्री पूरा, मतलब एज ए होल जो है पूरी कंट्री में अपने पे डाउट करने का प्रोसेस जो मौका दे दिया है। और विपक्ष ने ये मौका ले लिया है उनको एक्सपोज करने का। इसीलिए चुप बैठने से ये काम नहीं होता, हारना तो पक्का ही है। मैं नहीं मानता कि कोई चमत्कार होने वाला है। उन्होंने सारे इंतजाम कर रखे हैं, बल्कि एक दो अगर इधर उधर कर लेंगे वो तो बाद में उसका भी ढोल पीटेंगे वो। लेकिन लग नहीं रहा है कि लोग अभी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से रहेगा ऐसा लग रहा है। एक चीज उसमें है कि टीएमसी के जो सदस्यों ने उसमें साइन नहीं किया है उनके नॉमिनेशन पेपर पर, वो एक थोड़ा सा मतलब वो यूनिटी शो करने में शुरुआत में तो कमजोरी दिख रही है। हड़बड़ी हो गई, वो हड़बड़ी है, वो हड़बड़ी है जी, वो सही आप कह रहे हैं, वो हड़बड़ी है। लेकिन शायद यूनिटी यहाँ पे बन जाएगी और चर्चा हो रही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस काम में माहिर हैं और बड़े सोबर नेता हैं वो। और ये बात उधर शरद पवार ने भी कही है, तो चाहे शरद पवार हों या टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी बात रखी थी। और इन सब के बीच इसी इंडिया गठबंधन के नेता CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उनका इंटरव्यू ठीक इसी कार्यक्रम के बाद आप देखेंगे। एक शानदार इंटरव्यू दीपांकर भट्टाचार्य का। और बिहार में जो महागठबंधन है उसमें वो एक अभिन्न हिस्सा हैं और इस बार भी जीतकर उनके सांसद आए हैं। तो ये सरकार कब तक रहेगी वो भविष्यवाणी थोड़ी बहुत वो भी कर रहे हैं इस चर्चा में। तो एक शानदार इंटरव्यू दीपांकर भट्टाचार्य का ठीक हमारे इस न्यूज़ पॉइंट के बाद आप देखेंगे, तो देखना मत भूलिए और ज़रूर देखिए, बहुत ही शानदार इंटरव्यू। और लेकिन आगे बढ़ते हैं ज़रा, और आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। प्रमोद जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या यहां पर इंडिया गठबंधन ने कोई गलती कर दी?
अपने इसको उतार कर आम सहमति नहीं बनने के बाद और आनन फानन में ही सही, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को उतारा तो यहाँ कोई गलती है या मजबूती है? मैंने पहले भी कहा राजीव जी कि लोकतंत्र में जीत हार बहुत मायने नहीं रखती है, लोकतंत्र का बना रहना बहुत मायने रखता है जी। पूरे चुनाव के कैंपेन में विपक्ष ने यह सिद्ध करने की कोशिश करी थी कि ये सरकार अगर वापस आई और बहुमत से आई तो वो संविधान बदल देगी जी। ये सरकार बिना बहुमत के भी संविधान बदलने को तैयार है, कहां मान रहे हैं वो? तो विपक्ष का जो आशंका थी वो देश के सामने पूरी तरह से साफ है कि 18वीं लोकसभा में अगर सत्ता पक्ष के पास बड़ा बहुमत होता तो इस देश का संविधान मटिया में किया जा सकता था। इसलिए के सुरेश की उम्मीदवारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें कितने वोट मिलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह दिखना जरूरी है कि हम खड़े हैं, हम लड़ने के लिए खड़े हैं, हम इस देश को बचाने के लिए खड़े हैं। और जनता के सामने कम से कम यह स्थिति तो आ रही है कि एक दलित, एक बहुजन जब सामने आता है किसी सत्ता पक्ष के, तो वो उसको किस तरह से समाप्त करने की कोशिश करती है। यही बात जाति जनगणना का मूल है कि जिसकी भागीदारी जितनी ज्यादा है उसको हिस्सेदारी उतनी मिलनी चाहिए। और विपक्ष बार बार ये सिद्ध कर रहा है, चाहे अवधेश पासी हो चाहे के सुरेश हो, कि हम उस भागीदारी के हामी हैं, हम उस भागीदारी को देना चाहते हैं, हम उस लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। राहुल गांधी अगर पीछे अध्यक्ष के पीछे खड़े और गली से हाथ मिलाते हैं, प्रमोद जी का शायद तो ये सिद्ध हो। जी डिस्कनेक्ट हो गया। प्रमोद जी के पास आता हूं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रखना जरूरी है। जो पप्पू यादव वाला जो घटनाक्रम है उसको समझना भी, उस पर चर्चा बहुत जरूरी। जी प्रमोद जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जब वो किसी अर्दली से हाथ मिलाते हैं तो ये सिद्ध होता है कि वो लोकतंत्र को किस दृष्टि से देखते हैं। और जब अभी आप कह रहे थे कि जब विपक्ष के लोग शपथ लेते हैं तो कैमरा कहां जाता है, कहां किस दृश्य दिखाए जाते हैं, यह सिद्ध करता है कि सत्ता पक्ष क्या चाहता है। इसलिए इस लोकतंत्र की लड़ाई में विपक्ष को बार बार खड़ा होना पड़ेगा, हार या जीत का भय लिए बगैर नहीं, बल्कि लोकतंत्र को स्थापित रखने के लिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, विपक्ष ने रणभेरी बजा दी है, आने वाला कल उसके पास है, उसको मालूम है कि क्या होना है, क्योंकि मंडी में बिकने वाला माल कब किसकी तरफ बिकेगा किसी को पता नहीं होता, और बिक रहा है ये सबको दिख रहा है। जो बिक रहा है सो दिख रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा पप्पू यादव को फिर से सुनते हैं और एक दो कमेंट आप लोगों से जल्दी जल्दी जरूर लेना चाहूंगा यहां से, क्योंकि क्या कुछ आगे दिखाई देता है। अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें पप्पू यादव के उस कमेंट को पहले दोबारा जरा ले आइए। आज जब ओथ ले रहे थे पप्पू यादव और किरण रिजिजू और आसंदी पर उस समय विराजमान थे भर्तृहरि महताब जी और किरण रिजिजू, ये दोनों टोक रहे हैं और पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा और फिर इस चर्चा को आगे खत्म करेंगे और जल्दी से फिर चलेंगे उधर इंटरव्यू देखेंगे दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के नेता हैं, महासचिव हैं उनका। लेकिन पहले देखिए जरा पप्पू यादव को। श्री राजेश रंजन alias पप्पू यादव, प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्यनिष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण्ण राखब, और जाहि पद पर हम बैसयवला छी
तकर कर्तव्य के विश्वास पूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं ये मत बताइए। श्री अब्दुल रशीद शेख। सुन रहे थे आप, यहाँ मैथिली में इन्होंने शपथ लिया। उसके बाद ये जो बातें यहाँ कह रहे थे उसमें ऐसी बातें सब ने कही हैं और अपने अपने अंदाज में, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा भले एक दो लाइन में ही सही, लेकिन आप लोगों को से ज़रूर चाहूँगा करना कि यहाँ से जो कहानी है वो दिखाई देती है, आगे की तस्वीर दिखाई देती है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ये जो 5 साल अगर सरकार चल गई तो कैसे चलने वाली है ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी में उसका विलय कर चुके हैं और किन परिस्थितियों में इन्होंने निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़ा, ये सब कुछ हमारे तमाम दर्शक साथी जानते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए यहाँ उस कहानी को लेकर नहीं आऊँगा, लेकिन आज की तारीख में निर्दलीय हैं और बता रहे हैं 4 बार निर्दलीय जीत चुका हूँ, 6 बार का सांसद रहा हूँ और मुझे सिखाएंगे आप। ये सारी बातें यहाँ यहीं ख़त्म नहीं होती हैं, यहाँ से आगे की तस्वीर जो है वो क्या कुछ दिखाई देती है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। देखिए जी, पप्पू यादव का जो बयान है, वो जो ताकत है वो उसी इलाके की जहां से फणीश्वरनाथ रेणु ताकत लेके आते थे। वही अकेले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया, बाकायदे जेल भी गए, नेपाल की भी जेल में रहे। तो ये एक बहुत बड़ी ताकतवर नेता है, इसको तो सब लोग मानते हैं, हर बार जीत के आते हैं। लेकिन इसके साथ ही ओपनिंग सिनेरियो ये है राजीव जी कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही कमजोर किस्म के प्रधानमंत्री हैं, ये साबित हो गया। ओम बिरला को लाने का मतलब ये है कि आपके पास आपके लोगों का इतना बड़ा अकाल है कि आपको ओम बिरला के अलावा ऐसा कोई पालनहार दिख नहीं रहा है, आपका कोई खेवनहार नहीं दिख रहा है जो आपको लोकसभा के अंदर बचा सके। देखिए वो किनके पीछे छिपते हैं, लोकसभा में ओम बिरला के पीछे छिपते हैं, राज्यसभा जाइए तो जगदीप धनखड़ जैसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के पीछे छुपते हैं जो उनको वो बचाते हैं। वहां पर बाहर जाते हैं चुनाव में तो राजीव कुमार उनको बचाते हैं। कुल जमा मोदी जी के पास अपना एक ऐसा सुरक्षा कवच है, उनकी खुद की कोई ताकत नहीं है, ये आज उन्होंने साबित कर दिया है। तो ये जो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इनके खिलाफ ऐसे लोग ही शामिल, ऐसे ही लोग आए हुए हैं। अवधेश प्रसाद की बात आप कर लिए, एक बहुत ही और महत्वपूर्ण व्यक्ति चुन के आया है या आई है मैं कहूंगा, वो है इकरा हसन। इस समय जो जीत के जितने लोग आए हैं वो सारे के सारे प्रतीक पुरुष हैं। वहां पे उन्होंने राम मंदिर की पूरी जो नीति थी राम मंदिर वाली, या जो उनका जो बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले थे मोदी जी, उसको ध्वस्त कर दिया अवधेश प्रसाद ने। इकरा हसन कैराना से जीत के आ गई, जो हिंदू बहुल इलाका है। उसके बाद राहुल गांधी तो भाई ही, अखिलेश यादव, ऐसे सारे लोग इस समय जो महुआ मोइत्रा जिसको आपने कुचलने की कितनी कोशिश की, वो दोबारा जीत कर आ गई हैं। तो एक कमजोर प्रधानमंत्री और एक मजबूत विपक्ष, इसी के बीच एक बहुत ही रोचक संघर्ष हमको दिखेगा और लोकतंत्र की बहाली जो है राजू जी इसके बीच से ही निकलेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ये कुल जमा एक बात है राजू जी। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कैसी तस्वीर आप देखते हैं अगर पप्पू यादव की बातों पर गौर फरमाया जाए तो? देसी भाषा में कहूँ राजीव जी तो पप्पू यादव ने ठूर के रख दिया एकदम, और बता दिया भर्तृहरि मेहताब को कि तुम 7 बार जीत के आए हो तो 6 बार मैं भी जीत के आया हूँ, 4 बार इंडिपेंडेंट जीत करके आया हूँ। यानी कि कल को जब अगर ओम बिरला जीत जाते हैं और वो घंटी अगर वो बंद करेंगे माइक का स्विच, तो ओम बिरला को भी बताया जाएगा कि तुम 3री बार जीत करके आए हो, मैं 6ठी बार जीत करके आया हूँ और तुम मुझको बताओगे सदन कैसे चलेगा। तो ये भी शुरू हो गया राजू। यानी मोदी जी जिसके पीछे छिपते हैं, जो बता रहे हैं दीपक पाचपोर जी कि मोदी जी जिसके पीछे छिपते हैं, तो छिपने वाली दीवार जो है उसमें ही छेद कर दिए जा रहे हैं। अब शुरू दिख गया कि उन दीवारों में भी छेद हो रहे हैं और जो गोलियां हैं वो छेदों के आर पार जा रही हैं, दनादन जा रही हैं।
अब कोई जो है वो कवच जो है वो काम नहीं आएगा, और कवच पता नहीं, जैसे सोई मैंने कहा था कि रेलवे में तो कवच लगा नहीं है, यहाँ भी जो कवच थे वो कवच राजीव जो टूट टूट के गिर रहे हैं। तो हम अपने कवच कुंडल संभालो, संसद बहुत तगड़ी है और बहुत दुश्वारियां मोदी जी के सामने हैं, ये राजीव जी साफ तौर पर जाहिर हो गया है। संविधान की किताब बार बार लहराई जा रही है, मोदी जी को बताया जा रहा है कि ये संविधान है, इसको बचाया है हमने, और संविधान ने तुमको हराया है और संविधान तुमको फिर हराएगा, ये मोदी जी को संदेश पहुंच गया राजीव जी। प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे इस पे? कौन सी तस्वीर दिखाई देती है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो बहुत स्पष्ट संदेश गए हैं आज के कार्रवाई से, जो भी हुआ सुबह से लेकर शाम तक। एक संविधान हाथ में लेकर शपथ लेना लोगों का, राहुल गांधी का, तमाम और एमपीज का, अभी महुआ मोइत्रा की भी शपथ हो गई। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेना। सीधे सीधे संविधान के मामले पे बीजेपी कटघरे में खड़ी होती दिखाई देती है। और दूसरा संदेश यहाँ से आज की कार्रवाई से चला गया है, वो ये कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नरेंद्र मोदी की बीजेपी दलित विरोधी है। एक दलित के खिलाफ आपने वो माइक का स्विच ऑफ करने वाले इसको खड़ा कर दिया। तो ये एक संदेश जो है वो जा रहा है। यहाँ से राजनीति जो है ना, वो एक नए तरीके की राजनीति इस संसद से ही शुरू हो गई है, इस लोकसभा से, और वो और पुख्ता हो गई कि संविधान और दलित विरोधी जो इमेज है वो जाएगी संसद के बाहर भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिन्हा साहब, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद की तस्वीर कैसी दिखाई देती है? सबने, लेकिन अच्छा हुआ, मतलब कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह को भी विपक्ष ने जिस तरह से इस्तेमाल किया राजनीति के लिए या लोकतांत्रिक चीजों प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही इनोवेटिव और कल्पना भरा था। क्योंकि इसीलिए कि आप देखिए कि अमूमन एकदम सबसे डल जो है ये रहा है ये शपथ ग्रहण का, इतने साल से हम लोग देखते आए हैं, लेकिन इस बार वो इतना लाइव हो गया। और सिर्फ इसकी जिम्मेदारी है, इसके लिए जिम्मेवार है मोदी जी, बीजेपी भी नहीं। और बीजेपी में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी में भी खलबली मची होगी कि ये क्या करवा रहे हैं आप, शुरुआत से ही इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए था, और सारी प्रक्रियाएं उलट चुकी हैं। तो मुझको लग रहा है क्या कि कहीं ना कहीं, मतलब अभी देखिए लगता नहीं है असली जो फाइट होनी है वो स्ट्रीट पर होनी है, मेरा इस बारे में कोई कभी संदेह नहीं होता है। तो ये जो असली फाइट जो होने वाली है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और लोग इसका असर आप देखिएगा कि कितना होने वाला है। अब ये नीट के एग्जाम का मीडिया ने पूरा ब्लैक आउट कर रखा है, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर लेवल पे, हर जगह। उसके बदले ये दिखा रहा है कि सीबीआई छापे मार रही है और गोधरा जा रही है, पटना जा रही है। ये नहीं, असल में जो प्रोटेस्ट है वो नहीं, तो वो जो है वो सब दोनों मिलने वाला है, इतना आसान नहीं जाएगा। देखिए लोकतंत्र को एक चीज मैं कहूंगा लास्ट में पॉइंट में कि ये साबित होंगे पीवी नरसिम्हा राव जिस तरह कांग्रेस के लिए साबित हुए थे, वही नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए साबित होने वाले हैं। उसको ध्वस्त करने का काम वो खुद ही कर देंगे। जी, नरेंद्र मोदी। लेकिन पप्पू यादव और ऐसे तमाम, पप्पू यादव की चर्चा इसलिए क्योंकि उन्होंने सीधी चुनौती दी थी, और उस तस्वीर की बात उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के ज़रिए हम, हमारे तमाम दर्शक, कि आखिर हम आने वाले समय में इस सदन को कैसे देख रहे हैं। हेमंत कुमार जी, आपका टेक भी इस पे। राजीव जी, मुझे लग रहा है कि विपक्ष के हौसले इतने बुलंद है जिसकी वानगी आप राय समझने में उस पप्पू यादव के रूप में आपने देखी है। अंकगणित के लिहाज से भले ही विपक्ष पिछड़ गया हो, लेकिन अंकगणित में मोदी जी जीत करके भी जो पराजय का बोझ जो है उनके भीतर, जो कुंठा है, वो दिखा रहा है। वही कुंठा बोल रहा है कि आप विपक्ष के साथ टकराव लेना चाहते हैं, वरना आपको टकराव में नहीं जाना चाहिए था, आपको विपक्ष के साथ समन्वय बनाना चाहिए था। लेकिन आपकी कुंठा ये आपको उस दिशा में ले जाना चाह रही है, और आप उसी कुंठा से ग्रस्त होकर के
मोदी जी, उनके जो मंत्री हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, आवाज़ आपकी चली गई। हेमंत जी की आवाज़ अचानक चली गई। साउंड चली गई। चलिए, लेकिन जी साउंड नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन इम्पॉर्टेंट आप जो बात अपनी रख रहे थे वो समझ में बात आ गई है पूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से नरेंद्र मोदी को ये समझना होगा, जो बात हम आपसे पहले अनिल सिन्हा जी कह रहे थे वो भी यहाँ पर बहुत मायने रखती है कि आने वाले समय में क्या पीवी नरसिम्हा राव का हश्र या उसी ढंग के नजर आएंगे नरेंद्र मोदी, ये भी देखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण एक आपने नरसिम्हा राव का जिक्र भी किया। जरा क्लोजिंग कमेंट प्रमोद अग्रवाल जी, कैसी तस्वीर आप देखते हैं? पप्पू यादव ने एक तरह का लोकतांत्रिक थप्पड़ मारा है संसदीय कार्य मंत्री को, क्योंकि संसद अभी पूर्ण रूप में स्थापित नहीं हुई है और वो बिना स्पीकर की इजाजत के उनसे बात कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री को इतना पता होना चाहिए कि जब स्पीकर बैठा है तो जो कार्यवाही वो करेगा वो ही करेगा। आप बीच में बोलने का हक नहीं रखते थे और अभी तो संसद का सम्मेलन शुरू भी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो 91 गालियां गिने थे पीएम मोदी साहब अपने खिलाफ, उनमें से 22 गालियां देने वालों को तो उन्होंने साथ में बैठा लिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था मैं वो यहां करना नहीं चाहता जी। मतलब जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप गाली खाने वालों के साथ बैठ सकते हैं, यह बात पप्पू यादव को भी पता है और उसी का नजारा वो दिखा रहे थे कि तुम क्या हो और मैं क्या हूं ये गिन लो। तुम कृपा पर निर्भर हो और मैं बिना कृपा के 4 बार निर्दलीय सांसद बनता हूं। तो ये फर्क तो इस संसद को देखना पड़ेगा और यह संसद के पहले दिन से दिख रहा है। और अब क्या बोलेंगे कि 22 गालियां जो है वो जीएसटी में काट ली गई हैं 22%। जी राजीव जी 28% है ऐसे और 22 भी ला के रख सकते हैं आप। 18 भी है, स्पेशल केस 28% है, 18% है, 12 भी है, 5 भी है, लेकिन 22 की आप बात कर रहे हैं। चलिए स्पेशल केस है, मान लिया जाए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा दोस्तों हम कर रहे थे और इस चर्चा में ये समझने की कोशिश की आगे की तस्वीर क्या बनती है। और उसके साथ साथ कल 11 बजे आप जानते हैं कि वोटिंग है स्पीकर पद को लेकर। स्पीकर पद को लेकर शायद वोटिंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी को चुनाव में जाना पड़ रहा है, यानी कि सत्तारूढ़ दल के, चूंकि वो नेता हैं इसलिए और सदन के नेता हैं, लोकसभा जो सदन उसके नेता नरेंद्र मोदी, और इसलिए भी अगर नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, उनके कैंडिडेट को चुनाव फेस करना पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी कितने कमज़ोर हो चुके हैं और उनके सामने विपक्ष कितना मजबूत हो चुका है उसका एक छोटा सा ये नमूना है। और ये नमूना आगे धीरे धीरे और बहुत कुछ आपको सामने रखेगा, ये तय मानिए, क्योंकि पप्पू यादव ने भी जो नमूना दिया है वो भी एक छोटी सी वानगी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ज़्यादा बाचाल हैं आप जानते हैं, और उनको जब वो केंद्रीय कानून मंत्री थे उनको हटाया गया था, आप याद कीजिए, लेकिन वो कहीं और अब बैठा दिए गए हैं जहां पर उनके ऊपर और हमले होंगे। किरण रिजिजू की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन और उस दिन का इंतजार हम सबको है। सुबह 10:30 बजे से हम लाइव लेके आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, जैसे आज थे, जैसे कल थे वैसे ही। तो सुबह 10:30 बजे से जरूर